माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 मनी का पार्ट 2। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी का इवोल्यूशन, फॉर्म्स ऑफ मनी, फियाट मनी, फिडुशियरी मनी, है ना। ये सब चीजें हमने क्या करी थी, लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। और भी चीजें डिस्कस करी थी, फंक्शंस डिस्कस करे थे। तो अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो पहले पार्ट 1 देख के आओ ताकि पार्ट 2 ज्यादा अच्छे से समझ में आए। चलो, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वो कर दो। आ जाओ, चलो भाई। तो आज हमें कौन सा टॉपिक देखना है? जी हाँ, सप्लाई ऑफ मनी। आज हमें किसके बारे में बात करना है? सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को रोक दिया था, सॉरी लेक्चर को रोक दिया था। उसके पीछे का रीजन था सप्लाई ऑफ मनी। जैसे तो 4 सप्लाई ऑफ मनी होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो अपने को सिर्फ M1 पढ़ना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है M1। M1 होता है हाईली लिक्विड। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके देश की जो जनता है उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, वो होती है सप्लाई ऑफ मनी। अब यहाँ पे जो M1 है, M1 मतलब है कि भाई जो आपकी देश की जो जनता है उसके पास लिक्विड मनी कितना है। हाईली लिक्विड होता है M1। M1 हाईली लिक्विड का मतलब क्या होता है? ये वो पैसा है जो जल्दी किसी भी चीज में क्या करा जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, M1 क्या होता है? हाईली लिक्विड होता है। मतलब फटाक से इस पैसे को निकाला, या आपके पास में है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, या आपके डिमांड डिपॉजिट में। किसमें? डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में। FD में नहीं, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में ये पैसा आपका पड़ा हुआ है। आपने उसको वहां से निकाला और किसी भी चीज में आप उसको लगा सकते हैं। मतलब क्विकली इस पैसे को काय में कन्वर्ट किया जा सकता है, एसेट में, या किसी भी तरह की चीज में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए हाईली लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई होती है। ठीक है, आ जाओ। तो M1 क्या होता है? M1 इज ए मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इन इंडिया देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, लिक्विडिटी क्या होती जाती है, इनकी कम होती जाती है। अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को सिर्फ M1 कवर करना है। तो एज पर द सिलेबस ओनली M1 इज डिस्कस। ठीक है, डिस्कस करेंगे सिर्फ M1। क्या बोल रहा हूँ, M1 बहुत ही लिक्विड फॉर्म है। देखो, सी का मतलब है बेटा करेंसी। दैट इज अ करेंसी एंड द पेपर नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। यानी जो अपने देश की जनता के पास में जो कॉइन्स हैं, जो करेंसी है, जो अपनी देश की जनता के पास में है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपकी क्या होती है? करेंसी होती है। वो आपकी M1 मनी सप्लाई में आती है। और इसको मैं हाईली लिक्विड क्यों बोल रहा हूँ? आपके पास पैसा आया, फटाक से उससे कोई भी चीज खरीदोगे, आपके पैसे उसमें क्या हो जाएंगे? जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे पानी है ना, पानी जग में डालोगे तो जग का शेप ले लेगा, कितनी जल्दी ले लेता है, ग्लास का शेप ले लेगा। इसलिए चलो, DD क्या होते हैं? DD मतलब यहाँ पे आपके हैं डिमांड डिपॉजिट्स। यानी M1 क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक के बाद यहाँ क्या लिखा है? DD, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। कहाँ पे? बैंक में। सो बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन बाय चेक और ट्रांसफर, है ना। अब तो क्या फोन पे उन पे चालू हो गया। डिमांड डिपॉजिट्स कैसे हैं? बिल्कुल, बस फटाक से आपने क्या किया, फोन पे किया, पैसे इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हो, ATM से निकाल सकते हो, है कि नहीं। और इस पैसे को आप जल्दी ही किसी भी चीज में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये डिमांड डिपॉजिट्स हो गए। और क्या हो गया बेटा? OD। OD मतलब क्या है? आपके अदर डिपॉजिट्स इंक्लूड। तो OD में क्या क्या आते हैं? डिपॉजिट्स विद RBI। किसके पास? जो RBI के पास डिपॉजिट्स हैं बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। ठीक है, कौन भाई? नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है बेटा? दिस इज नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, NA मतलब नेशनल, BA मतलब बैंक, F तो लिखते नहीं है, फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड के बारे में भी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपन नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। नाबार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? काम करता है। तो अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स हैं किसके पास? RBI के पास में। ठीक है, फिर क्या है? डिपॉजिट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स। अगर फॉरेन गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के क्या है? डिपॉजिट्स हैं। और ये भी कौन से डिपॉजिट्स हैं? डिमांड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, फिर डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। ठीक है, RBI के पास में जो इंटरनेशनल बॉडीज के डिपॉजिट्स, जैसे कि IMF, अगर वर्ल्ड बैंक, तो इनके डिपॉजिट्स, तो ये भी काय में आते हैं बेटा? M1 में। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, इन इंस्टीट्यूशंस के ये सारे डिपॉजिट्स कौन से वाले डिपॉजिट्स होने चाहिए? डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, ये आपके काय में आते हैं? M1 में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इसको जरूर पॉइंट आउट करना। OD डज नॉट इंक्लूड, इसमें ये नहीं आएंगे। कौन? गवर्नमेंट डिपॉजिट्स विद RBI। जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं किसके पास? RBI के पास। और जो बैंक डिपॉजिट्स हैं किसके पास? RBI के पास। यानी जो अपने देश में इतने सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो इतने सारे बैंक्स हैं, इन बैंक्स के जो डिपॉजिट किसके पास में है? RBI के पास में। देखो,
बैंकों का बैंक है आरबीआई। जैसे अपन लोग नॉर्मल सिटीजन पैसे कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं ना, वैसे ही बैंक वाले अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, ये जितने भी बैंक्स हैं ये सारे के सारे अपना पैसा आरबीआई के पास में जमा करते हैं। समझ में आया, क्लियर है। दैट इज वाई बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो इनको क्यों नहीं लेना है, वाई दे आर नॉट काउंटेड या सम अप जब अपन M1 निकालते हैं, उसके पीछे का रीजन है बेटा, ये जो आपकी गवर्नमेंट है ना, क्या है, आपकी गवर्नमेंट प्लस आपके जो ये बैंक्स, ठीक है, और प्लस आपका ये जो आरबीआई है बेटा, ये सप्लायर्स हैं मनी के। ये कौन है, ये मनी के सप्लायर हैं, इसलिए अपन इनके पास जो पैसा है वो अपन क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और M1 मनी सप्लाई क्यों निकालना है, क्या है उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का रीजन है बेटा इन्फ्लेशन। क्या है भाई, इन्फ्लेशन। सर इसका इन्फ्लेशन से रिलेशन कैसे हुआ, इसका इन्फ्लेशन से रिलेशन ऐसा हुआ, समझना, जो आपकी पब्लिक है, पब्लिक के पास में जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जब पब्लिक के पास में मनी कैसी होती है, ज़्यादा हो जाती है ना, उस टाइम पे देश में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास में क्या है, पैसा ज़्यादा है। क्या है, पैसा ज़्यादा। जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जब पैसे की सप्लाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है, लोगों की डिमांड, क्योंकि लोगों के पास पैसा कैसा है, ज़्यादा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो खर्च भी कैसा करेंगे, ज़्यादा करेंगे, डिमांड भी कैसी करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अब पैसा ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या एक्चुअल में जो रियल गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या उनकी सप्लाई बढ़ रही है, नहीं, उनकी सप्लाई नहीं बढ़ रही। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है लेकिन उनकी सप्लाई कैसी रहती है, कम रहती है, जिसकी वजह से महंगाई आती है। ये हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा बेटा। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है, क्या है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी अगर सप्लाई क्या हो, अगर उसकी सप्लाई कम हो, यानी कि उसकी प्राइस कैसी होगी, यस, धीरे धीरे उसकी प्राइस बढ़ने लगेगी, विच रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसलिए हमें पढ़ना है सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आया, इसलिए हम ये देख रहे थे कि भाई सप्लाई ऑफ मनी में M1, स्पेशली M1 क्यों देख रहे थे, इसी वजह से देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो क्विक पैसा हाथ में रहता है ना, उसी के वजह से लोगों की डिमांड कैसी रहती है बेटा, ज़्यादा रहती है। समझ में आया, क्लियर है। आपके खुद के पास में मान लो अगर आपके पापा मम्मी आज आपको 2000 रुपए दे दे, जेब में रख के घूमोगे, ना जाने क्या क्या की डिमांड करोगे, ना जाने आज क्या क्या खा पी के आओगे। तो ये चीज होता है, हाईली लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी ज्यादा क्या क्या क्रिएट करती है, इन्फ्लेशन क्रिएट करती है M1, ठीक है। आ जाओ, इसलिए अपन ने ये पढ़ा सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी से फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, डिफ्लेशन के ऊपर। जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में और लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, पैसा कम होगा तो डिफ्लेशन आएगा। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, सप्लायर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो भाई इकोनॉमी में कौन कौन सप्लायर है, सबसे पहला सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है, सबको पता है। आरबीआई इज द यस पापा ऑफ ऑल द बैंक। जितने भी बैंक है सबका पापा कौन है भाई, आरबीआई है। तो जितने भी करेंसी, जितने भी आपको नोट्स मिलते हैं ना, सारे के सारे नोट कौन प्रिंट करता है, सारे के सारे नोट अपना आरबीआई प्रिंट करता है भाई। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग द नोट्स किसके पास में है भाई, आरबीआई के पास। आरबीआई नोट प्रिंट करता है। तो मेन सप्लायर ऑफ द करेंसी फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहाँ पे अपने को एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। मतलब कि करेंसी प्रिंट करने के लिए अपने पास मिनिमम मतलब मस्ट होल्ड 200 करोड़ इन गोल्ड, ठीक है, 200 करोड़ काय में होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, या फॉरेन सिक्योरिटीज जिसमें से 115 करोड़ काय में होना चाहिए भाई, गोल्ड में होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है। देखो होता क्या है ना, जितनी सिक्योरिटीज, जितना गोल्ड अपनी सरकार के पास में होगा, उतनी ही वो क्या कर सकती है, करेंसी छाप सकती है, उससे ज्यादा की करेंसी नहीं छाप सकती। समझ में आया, क्लियर है। अगर उससे ज्यादा की करेंसी अपने देश में छापी जाएगी तो उससे क्या होगा, अपनी करेंसी की जो पावर है, परचेजिंग पावर है, वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए आरबीआई के पास में जितने करोड़ों की क्या होती है, सिक्योरिटीज होती हैं, उतने ही की क्या छापी जा सकती है, करेंसी छापी जा सकती है, उससे ज्यादा की करेंसी नहीं छापी जा सकती। नहीं तो अपनी तो मशीनें लग रही हैं, छापो नोट, नोट छाप छाप के सबको बांट दो, है ना। तो ऐसा नहीं होता। या तो गोल्ड होना चाहिए आपके पास में, या तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो उतने की ही अपन क्या प्रिंट कर सकते हैं, करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा की नहीं कर सकते। चलो सेकंड क्या है बेटा, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स भी कौन है, सप्लायर ऑफ मनी है। कमर्शियल बैंक सप्लायर ऑफ मनी कैसे हुए समझना। कमर्शियल बैंक्स मनी प्रिंट नहीं करते। वो क्या प्रिंट नहीं करते, यस, वो मनी प्रिंट नहीं करते। फिर वो मनी कैसे सप्लाई करते हैं, वो आपके जमा हुए पैसे से क्या क्रिएट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैसे से पैसा। कैसे बनाते हैं, देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आप बैंक गए, ठीक है,
आप बैंक गए और बैंक में आपने कितने रुपए जमा करे, 1000 रुपीज डिपॉजिट करे, ठीक है। ऐसे आपके जैसे 100 कस्टमर होंगे, कितने कस्टमर होंगे, हाँ 100 कस्टमर होंगे, ठीक है। तो जैसे 100 कस्टमरों ने अगर पैसा जमा किया तो एक तरह से बैंक के पास कितना आया, 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। अब मालूम है बैंक क्या करती है, ये जो बैंक के पास 1 लाख रुपए आया है, जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो, ध्यान दिया हो, आप स्लिप देते हो, पैसे देते हो, वो स्लिप देखते हैं, आपका अकाउंट नंबर डालते हैं और फिर वो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज चढ़ा के एंटर वेंटर मार देते हैं। थोड़ी देर बाद आपके पास मैसेज आ जाता है। एक्चुअल में बैंक वालों ने क्या किया, बस उन्होंने आपका एक अकाउंट ओपन कर रखा है। आप मान के चलिए कि ऑलरेडी आपके अकाउंट में 9000 थे, आप 1000 और आप डाले आए, तो अब टोटल कितना हो गया, 10000। तो बस वो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में उन्होंने बस उसको चेंज कर दिया, भाई 1000 और जमा हो गया, तो अब आपके अकाउंट में कितना दिख रहा है, 10,000 रुपए। कितना दिख रहा है, 10। क्या उन्होंने अलग से कोई एक कॉलम बना रखा है या एक अलग से उन्होंने लॉकर रखा है कि जिसमें 10,000 रुपए रखे हुए हैं, नहीं। बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्होंने अपने अकाउंट में चढ़ा दिया कि भाई अब आप आओगे तो आपके अकाउंट में 10,000 है, तो आप 10,000 निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तो ये जो ऐसे इनके पास में 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है ना, तो अब क्या हो गया ना, बैंक इतने सालों से बैंक चला रहे हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई अगर पूरे दिन भर में 1 लाख रुपए आता है, कितने रुपए आता है, अगर दिन भर में 1 लाख रुपए आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कितना निकालने आते हैं, 10% या 20%। चलो अपन 20% मान लेते हैं। 1 लाख का अगर लोग 1 लाख का अगर लोग कितना निकालने आते हैं, 20% अगर निकालने आते भी हैं तो कितना हुआ बेटा, 20,000 रुपीज, ठीक है। तो पता है अब बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले क्या करेंगे, सिर्फ 20,000 रुपए कैश रखेंगे, कितना, 20,000 रुपए कैश रखेंगे और बाकी का जितना भी पैसा है 80,000 रुपीज, क्या है, बाकी का जितना भी 80,000 है ना, वो एज ए क्या बांटेंगे, लोन बांटेंगे। अब बैंक वाले ये कैसे बांटते हैं, इसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं। बैंक वाले कैसे बांटते जाते हैं, क्या करेंगे, किसी को लोन देंगे, ठीक, फिर उस लोन का भी कुछ परसेंटेज एज ए कैश रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना अपन ने लोन दिया है पूरा पैसा निकालने वो नहीं आएगा, समझ में आया। फिर उसका भी कुछ पैसा क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ऐसे करके बैंक क्या करती है, बार बार सेम अमाउंट को क्या करती है, एज ए लोन बांटती जाती है, समझ में आया। वो तब तक ऐसा करती जाती है जब तक उसका कैश रिजर्व रेशियो के बराबर ना आ जाए। चलो वो अपन है ना, नेक्स्ट जो पार्ट है अपना बैंकिंग, उसमें अपन अच्छे से समझेंगे। अभी बस आप इतनी सी चीज समझिए कि जो आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, क्या करते हो, जो आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, उसका कुछ परसेंटेज का कैश बैंक वाले अपने पास में रखते हैं और बाकी का पैसा कैसा बांट देते हैं, एज ए लोन बांट देते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से चलता है सिस्टम, चलो ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इनका पूरा सिस्टम चलता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 80,000 रुपीज एज ए क्या बांट देंगे, लोन बांट देंगे, ठीक है। किसी को 80,000 लोन दे दिया, अब इस 80,000 का 20% निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, 16,000 आएगा। बाकी कितना बचा, 64,000। बाकी फिर 64,000 किसी को लोन दे देंगे, फिर इसका 20% निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, आई थिंक 12,800। 12,800 अलग रख लेंगे, फिर बाकी का जितना भी बचा है उसे एज ए लोन बांट देंगे। तो ऐसे करके ये आपके पैसे को बार बार किसकी तरह बांटेंगे, लोन की तरह बांटते चले जाएंगे। और फिर ये जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो ऐसे ही कमाते हैं, जो इन्होंने लोन पे पैसा दिया है उस पे इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें से अपन को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो इस तरह से बैंक वाले पैसे से क्या बनाते हैं, पैसा बनाते हैं। एंड दे यू ऑलरेडी नो दैट दे प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज ऑल्सो। इस चीज को अपन और अच्छे से कौन से वाले पार्ट में सीखेंगे, अपने बैंकिंग वाले में। बैंकिंग में और अच्छे से इसको समझाऊंगा। अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट करती है। आ जाओ, आप ही के पैसे को आप ही को लोन दे देती है। कैन नॉट इशू करेंसी, नहीं कर पाती। क्रिएट मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स विच आर चेकेबल। तो कैसे पैसा क्रिएट करती है वो, डिमांड डिपॉजिट से। जो आप पैसा डिपॉजिट करके आते हो वो पैसा इकट्ठा करके जिनको लोन चाहिए होता है उन्हें एज ए लोन दे देती है। समझ में आ गया, क्लियर है। इस तरह से आपकी जो कमर्शियल बैंक है पैसा क्रिएट करती है। दिस इज नोन एज बैंक मनी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बैंक मनी बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो क्या कर देना बेटा, कमेंट में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, गवर्नमेंट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन। मतलब जितने भी आप कॉइन्स देखते हो, 1 रुपए का कॉइन हो गया, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये जितने भी कॉइन्स हैं सारे के सारे कॉइन्स कौन सप्लाई करती है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है। तो इस वजह से प्रिंट करती, मतलब बनाती है। इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक तो आरबीआई, ठीक है, दूसरे आपके कौन हो गए, कमर्शियल बैंक्स,
ठीक है, और तीसरी आपकी कौन हो गई बेटा, गवर्नमेंट। तो ये आपके कौन हो गए, सप्लायर ऑफ मनी हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। अब ये खुद ही मनी सप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमी में, इस वजह से जो पैसा इनके पास होता है, जब अपन ये निकालते हैं ना कि इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है, क्यों निकाल रहे हैं, अभी हाल समझाया था। इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा क्यों कितना है, ये क्यों पता लगाना है, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन आएगा या और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या अवेलेबल नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा या और बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए अपन को क्या पता लगाना होता है, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इसीलिए अपन जो जो सप्लायरों के पास में होता है, जो इनके पास में जो पैसा होता है, उसको अपन M1 में काउंट नहीं करते, क्योंकि अगर इन्हें भी काउंट कर लिया तो फिर सही से समझ में नहीं आएगा कि भाई लोगों के पास कितना पैसा है। समझ में आया अच्छे से, क्लियर है। चलो अब है ना, मैं आपको एक बार और वो और समझा देता हूँ, क्योंकि टाइम है ना, थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा एक बार और मैं आपको और सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो, बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप है ना 1000 डिपॉजिट करके आए, कितने डिपॉजिट करके आए, 1000। अब बैंक वालों को पता है कि आप पूरे पैसे निकालने तो आओगे नहीं, तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो क्या करेंगे, इस 1000 में से कितना अपने पास में सिर्फ कितना रखेंगे, 10%, 100 रुपीज़ रखेंगे, ठीक है। बाकी कितना बचा माइनस करके, ये जो 900 रुपीज़ है ना, ये 900 रुपीज़ वो क्या दे देंगे, एज ए लोन दे देंगे। फिर उन्हें पता है कि जिसे लोन दिया है वो भी पूरे पैसे नहीं निकालने आएगा, तो इधर से भी 10% अपने पास रख लेंगे, बाकी का कितना बचा, 810 रुपये अगेन क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। फिर इसमें से भी वो लोग क्या करेंगे, 10% अपने पास रख लेंगे और बाकी का जो पैसा है वो क्या दे देंगे, लोन। अब देखो बैंक वाले जो ये लोन दे रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है, अच्छा कभी तुमने देखा है कि भाई किसी का लोन हो गया क्लियर, कि भैया आपका 10 लाख का लोन क्लियर हो गया, आ जाओ थैला लेके आ जाओ और पैसे भर के ले जाओ, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। बैंक वाले लोन कैसे देते हैं, बैंक वाले लोन ऐसे देते हैं, आप तो 10,000 जमा करे आए, ठीक है। अब जो लोन लेने जाएगा बैंक वाले उसका खुद का अकाउंट खोलते हैं और कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं कि भैया हमने इसको कितने का लोन दिया, 900 रुपये का लोन दिया, ठीक है। फिर 90 रुपये अपने पास में रख लेंगे, उन्हें पता है पूरा पैसा तो एक बार में निकालने आएगा नहीं, फिर बाकी का फिर आगे सामने वाले को लोन दे देते हैं, फिर बाकी का सामने वाले को लोन दे देते हैं। ये ऐसा तब तक करते जाते हैं जब तक इनका CRR, कैश रिजर्व रेशियो के ये बराबर ना आ जाए, मतलब कि जब तक ये 1000 रुपए के बराबर ना आ जाए, ये जो ये बांट रहे हैं ना बचा हुआ, तब तक इस पैसे को बांटते जाएंगे। मतलब अगर 10% है ना, अगर CRR कितना है, अगर 10% है, मतलब वो 1000 को 10 बार बांटेंगे, यानी वो 1000 से 10,000 रुपये बना देंगे। कितने रुपए बना देंगे, 10,000 रुपये। समझ में आया। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, लोन पे लोन दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर उस लोन पे आप उनसे सामने वालों से ज़्यादा ब्याज लेते हैं। देखते हो ना, लोन पे 11%, 12%, 13%, बहुत ज़्यादा ब्याज होता है। अपन को कितना मिलता है, 3%, 4%, 5-6% मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इसी तरह से क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, बैंक मनी, क्योंकि इसे कौन क्रिएट कर रही है, बैंक क्रिएट कर रही है। इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो ऐसे करके ये लोग क्या क्रिएट कर देते हैं, पैसा क्रिएट करते हैं। समझ में आया अच्छे से, क्लियर हो गई चीज। ये CRR VRR बस थोड़ा सा भी बताया है, नेक्स्ट जो बैंकिंग वाला चैप्टर है उसमें अपन इसको और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, मैं आपको वो चीज़ और अलग से या नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा। चलो, तो इसी के साथ अपना मनी वाला चैप्टर खत्म होता है। बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, दोनों पार्ट अच्छे से देखो, अपने नोट्स पढ़ लो। और हाँ, नोट्स मैं आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप अच्छे से समझ में आया हो। तो बढ़िया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।